नमस्कार बच्चों, हिस्ट्री इस पाठ्य पुस्तक में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। हुंड्रू का जलप्रपात इस पाठ के लेखक है कामता प्रसाद सिंह, जिनको काम इस उपनाम से भी जाना जाता है। हुंड्रू झारखंड राज्य के छोटा नागपुर जिले में आता है। रांची से लगभग 27 मील की दूरी पर स्थित है हुंड्रू का जलप्रपात। आइए बच्चों, तो लेखक कामता प्रसाद सिंह द्वारा हुंड्रू का जलप्रपात इस पाठ का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। यह हमारा पाठ्य पुस्तक है, पाठ क्रमांक 5, हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यह साहित्य की एक विधा मानी जाती है, जिसमें लेखक के द्वारा जिस स्थान पर वह प्रवास करता है, यात्रा करता है, उसका विस्तार से विश्लेषण या वर्णन यात्रा वृत्तांत में किया जाता है। अब देखिए, पाठ के शुरुआत में ही आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पैराग्राफ में जो पाठ का निचोड़ जो होता है या सार, हम इसे कह सकते हैं। आप महत्वपूर्ण लगने वाले सेंटेंस को या वाक्यांश को आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। अब देखिए, हम जब यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर हमें ऐसे स्थानों का वर्णन किया जाता है जिसमें जो स्थान जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे स्थानों का वर्णन अधिकतर लेखक के द्वारा यात्रा वृत्तांतों में किया जाता है। हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर आगे बताया गया है कि अधिकतर यात्रा वृत्तांत में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। लेकिन इस पाठ में, जिसका शीर्षक है हुंड्रू का जलप्रपात, इस पाठ में आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता का वर्णन किया गया है। आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं कि हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाठ उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाकों में आसानी से उपलब्ध अभ्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। अब देखिए, यह जो स्थान है छोटा नागपुर, जहाँ पर हुंड्रू का जलप्रपात है झारखंड में, तो यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषता की नहीं, बल्कि यहाँ पर पहाड़ है, नदी है, जंगल है, तो इनकी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। उसके साथ साथ ही वहाँ पर जिसे हम प्राकृतिक साधन संपत्ति कहते हैं, जो अभ्रक और कोयला के जो खदान माने जाते हैं, इसका भी विस्तार से विवरण किया गया है इस पाठ में। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिज्ञासा और श्रम का महत्ता का भी संयोजन है। तो इस प्रकार इस पाठ में प्रकृति, मनुष्य की जिज्ञासा अर्थात इच्छा और श्रम की महत्व, इन सारे तीन बातों का यहाँ पर संयोजन किया गया है। पाठ में बहुलवादी संस्कृति अर्थात सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ रोचक बन गया। तो इस प्रकार से यह जो पाठ है बहुआयामी, हम कह सकते हैं कि इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, प्रकृति के सुंदर दृश्यों का, झरने की सुंदरता का, पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ मनुष्य की जिज्ञासा और उसके श्रम की, मेहनत की महत्व का भी वर्णन किया गया है, अर्थात बहुलवादी संस्कृति का वर्णन इस पाठ के द्वारा किया गया है। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि
स्वर्ग की अगर हम कल्पना करते हैं तो कहा जाता है कि मनुष्य की बहुत ही काल्पनिक विचारधारा है कि मृत्यु के बाद देवलोक में स्वर्ग होता है। तो पृथ्वीलोक में भी स्वर्ग अगर हम कहते हैं तो जम्मू कश्मीर, आपने देखा होगा कश्मीर की जो सुंदरता है उसका वर्णन स्वर्ग के समान, उसे स्वर्ग के समान कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है और उन विशेषताओं से संदर्भित उन स्थानों को विशेष या विशेषता दी जाती है। जैसे कि अगर हम कश्मीर कहते हैं तो उसे जन्नत, स्वर्ग की उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर छोटा नागपुर को भी स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा माना गया है। तो स्वर्ग का टुकड़ा, ये छोटा नागपुर को एक उपमा दी गई है या उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा। देखिए पाठ के शुरुआत में ही लेखक ने छोटा नागपुर अर्थात जहाँ पर हुंड्रू है, रांची से लगभग 27 मीटर पर होगा, मील पर होगा, तो वहाँ पर वर्णन करते हुए परिच्छेद में लेखक वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन हमें करा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जमीन पर सर्वत्र हरियाली छाई हुई है। ऊपर नीचे देखते हैं धरती पर तो सर्वत्र हरियाली है और ऊपर अगर हम आकाश में देखते हैं तो नीलिमा छाई हुई है। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। अब देखिए वहां पर जो हम देखते हैं कि धरती जो होती है वो मैदानों के समान होती है, लेकिन वहां पर इतने सारे पहाड़ है कि जहाँ जहाँ पर हम कदम रखते हैं वहां पर हमें पर्वतों की श्रृंखलाएं दिखाई देती है। और इसी कारण वहां पर जो धरती है वो उन्होंने मैदानों का रूप धारण नहीं किया है, तो उबड़ खाबड़, ऊंचाई, इस प्रकार से पर्वतों का रूप धारण उसने किया हुआ है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती वह बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। देखिए अब यह वर्णन पढ़ते ही मन में उत्सुकता निर्माण हो रही है कि अरे इतना सुंदर स्थान हो सकता है जहाँ पर एक तरफ पहाड़ी पहाड़ है और उस पहाड़ों में से तीव्र गति से बहते हुए नदियों की धारा, नदियों की बलखाती हुई वो धारा, और फिर नदियों पहाड़ों को चिरकर वो मैदानों में बहने लगती है और ऐसे लग रहे कि जैसे कि वो मैदानों की छाती चिरकर और पर्वतों का अंतर तोड़कर वह नदियां बलखाती हुई बह रही है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। तो देखो एक तरफ पग पग पर पहाड़ खड़े हैं तो दूसरी तरफ उन पहाड़ों का अंतर फोड़ते हुए मैदानों की छाती चीरते हुए तीव्र धारा में नदियों का पानी बलखा रहा है, तो दूसरी तरफ जंगल ही जंगल है। और उस जंगल का वर्णन लेखक ने क्या किया है कि झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के से संपन्न ये सारे जंगल कैसे है, जगह जगह पर आबाद है अर्थात संपन्न है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। तो यहाँ पर देखो जो जंगल है वहां पर जंगली जानवर बहुत सारे हैं। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा। अब देखिए आप लोगों को पता होता है, हम सबको पता है कि जो भी ऐसे प्राकृतिक सुंदरता वाले जो स्थान होते हैं तो वहां पर रहने वाले जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं या जो उस विभाग के जो विभाग प्रमुख होते हैं, उनको हमेशा अपने प्रांत के, अपने प्रदेशों के, अपने नगरों की सड़कों के वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ते, हमेशा उसकी तरफ उसकी मरम्मत पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर की छोटा नागपुर की जो सड़कें हैं वो इतनी सुंदर, इतनी बेहतरीन है कि ठेकेदारों को वहाँ पर ज्यादा मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तथा विभाग को व्यय करना मतलब उसके सड़कों को अच्छे खर्च से बनाने के लिए हमेशा सरकारी खजानों में से पैसे देने पड़ते हैं मरम्मत करने के लिए। तो इसे यहाँ पर कहा गया है कि विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ
कुछ सवारी पर, कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नदियां हैं उनका वर्णन किया है कि वह जैसे कि सांप की तरह भागी जा रही, इतनी तीव्र गति से, तेज गति से वह उसका पानी का तीव्र तेज होती है। उसके साथ कहा है कि वहां पर जो पर्यटक आते हैं वो क्या करें, अपने सवारियों को लेकर और जो मुसाफिर आते हैं पैदल चलकर जा रहे हैं और द्रुत गति से, अर्थात जल्दी जल्दी वो जा रहे हैं। धरती पर आदिवासी का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आंख मिचौनी खेलना मतलब छिपा छिपी का खेल खेलना, कि धरती पर एक तरफ क्या हो रहा है कि आदिवासी लोग अपना सुंदर नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आप आसमान में बादल कभी छा रहे हैं, कभी छिप रहे हैं, तो मेघों के बीच में छिप रहे। तो इस प्रकार से ये बादल भी आसमान में आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। तो अब देखिए वहां पर सामाजिक जीवन कैसे होगा, वहां का संस्कृति जीवन कैसे होगा, इसका वर्णन किया है कि आदिवासी हम लोगों को पता है कि आदिवासी लोगों का जो नृत्य होता है, उनके नृत्य प्रकार विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। लोक संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण हम उसे मान सकते हैं आदिवासी नृत्य को। तो जब आदिवासी नृत्य करते समय वो लोग सुंदर स्वर में गीत गा रहे हैं, तो जन जन के कंठ से मादक गीतों की एक तरफ सृष्टि हो रही है, तो जिससे क्या हो रहा है कि उनका वह मधुर स्वर पहाड़ों में, मैदानों में गूंज रहा है। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना भी बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार हो रही है। तो देखो पूरा प्रकृति का वर्णन किया गया। एक तरफ धरती पर आदिवासी लोगों का नृत्य, उनका मधुर गीत से सृष्टि, पहाड़ मैदान सब गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जंगलों में जो जानवर है उनका आवाज सारी जगह पर गूंज रहा है, और पेड़ों के शाखाओं पर तरह तरह के पक्षी अपना विचित्र विचित्र आवाज निकालकर उस वृक्ष की शाखा को वह गुलजार बना रहे, अर्थात संपन्न कर रहे। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डालती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरने चलती है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे कवियों के कविताओं में भी हमने वर्णन पढ़ा है कि पहाड़ों से जो हवा गुजरती है वह हवा अपने साथ सुंदर मधुर सुगंध फैलाती है। तो इसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि जिसके कारण वातावरण अत्यंत मनोहर हो चुका है, मन को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। बादल भी धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। तो देखो यहाँ का जो वातावरण है वह मन को प्रफुल्लित करने वाला, उत्साह भरने वाला तथा स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान देने वाला वातावरण है। नदियां कलकल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। अब देखिए नदियों की तो विशेषता हम सबको पता है कि जिन जिन स्थानों से नदियां बहती जाती है वहां पर जो नदियों के किनारे पर बसने वाले जो गांव होते हैं, जो शहर होते हैं, जो नगर होते हैं, वहाँ की संपन्नता उन नदियों के कारण होती है। और जल को तो हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, नदियों के जल को तो हम पवित्र मानते हैं, अमृत के रूप में उसके हम पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार से वो छलकती हुई नदियाँ जिस प्रदेश से, जिस प्रांत से, जिस किनारे से पर बहती जा रही है वह अपने संपन्नता के अमृत सारे प्रांत में बांट रहे हैं। झरने सतत झरझर कर आंखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार पाठ के शुरुआत में ही लेखक ने हुंड्रू के जलप्रपात का जो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है वो तो सच में मन को बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं। आगे भी हमें हुंड्रू के जलप्रपात की विशेषताएं, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन पढ़ना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।